मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था कि ए आर आने वाले हैं, मैंने बस ये गेस लगाया था और सही में आ गए। और अभी सीरियसली लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने अभी जस्ट पेपर मांगा था इनसे, और मैंने अभी तक पेपर भी सही से नहीं देखा है। तो ऐसे मत सोचना कि डीपी सर ने पहले से पेपर देख रखा था और वो उन्होंने हमें बताया। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने हिंट लगाया था कि हाँ आ सकता है ए आर, और ए आर आ गया। हाँ बिल्कुल। क्या? चैट पार्टिसिपेंट, चैट के बाद। हाँ, जय हिंद डॉक्टर्स, है ना? हम्म। अब बहुत दिनों से एक काम डिले चल रहा था जो मैं आपको नहीं बता पा रहा था। ए आर की ट्रिक जो बतानी थी मुझे, एक काम करते हैं, नहीं आज नहीं बताऊंगा, सुनो मेरी बात। कल आप एक काम करेगा, आज जाइएगा, जितने भी ए आर है एक बार खुद से एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करना आप। ठीक है? वैसे तो आपने कल भी करा होगा। पर एक बार फिर भी पढ़ लेना। कल अपन जितने भी अपने केमिस्ट्री में ए आर आए हैं, क्योंकि सारा जितने भी चैप्टर्स आपके कॉमन टेस्ट में आए सारे मैंने ही पढ़ाए हैं, तो जितने भी केमिस्ट्री में ए आर आए हैं सारे अपन डिस्कस करेंगे। सारे मतलब बिल्कुल सारे। ठीक है? और उसी समय मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है? और पेपर कैसा गया केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री सेक्शन की बात करूं तो कुछ ऐसा आपको लगा कि ये सर ने नहीं पढ़ाया था, या कुछ ऐसा बाहर से था? अच्छा सुनो, ए आर जो भी आए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं बताया हो, सारी थ्योरी बताई थी होगी। और अभी मैंने पेपर भी नहीं देखा, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने पेपर नहीं देखा है, पर फिर भी मैं श्योर बोल सकता हूँ, मतलब 99% मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी वहीं से आया होगा यार, वहीं से आया होगा। ये चीज मैं बोल सकता हूँ आपको। और ए आर की तैयारी मैं सीरियसली बताऊं, आज से नहीं करा रहा हूँ आपको। जब से फेज शुरू है ना, 4 फरवरी या 6 फरवरी से, 4 फरवरी से, तब से ए आर की तैयारी करा रहा हूँ। भले मैंने ए आर लिखकर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया होगा, पर सारी थ्योरी लिखवाई है मैंने आपको, ए टू जेड सारी थ्योरी लिखवाई है। नेक्स्ट क्लास में अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, और यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो आए थे। ठीक है? हाँ, क्लास में 2 क्वेश्चन दिए होंगे पहले तो मैंने, है ना? चीज मुझे देखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, अभी आपने लिख रखा है। कोई मेरे को कॉपी दिखाओ यार एक बार, जिसने पूरे लिखे हो नोट्स। फिर कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, यहाँ पर मैंने कुछ लिखवाया नहीं था क्या? फिर से नहीं, मैं तो ऐसे 3 कॉपी देख चुका हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिख जाए मेरे को। एक और देख लेता हूँ मैं लास्टली, पीछे करो। फिर से वही नहीं दिखा मुझे। नहीं, मुझे ये चीज देखनी थी कि सुबह कोई मतलब 2-3 लड़कियों ने क्लास अटास अटेंड करी होगी ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर आपने कुछ लिखवाया था, मैंने कहा नहीं लिखवाया। कहा कि लिखवाया था, फिर एक और ने बोला लिखवाया था, मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं भी। भाई एल टी आप वाले में ही आता है ना? अल्फा के फॉर्मूले में मैंने कुछ नॉर्मेलिटी जैसा कुछ लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया था ना? हाँ, लिखवाना भी नहीं था वैसे। पता नहीं उन्होंने कैसे लिख दिया, पता नहीं कहां से पढ़कर आता है। कॉपी, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे मैंने आपको, 2 क्वेश्चन। हाँ, एक ये रहा, दूसरा। अच्छा, दोनों यहीं पे ही हैं। हाँ, ये बना लिया था क्या आपने?
हो गया था क्या क्वेश्चन? अब आपको यहां पर कह रहा है बातें मत करो, इधर देखो, इधर। कर लिया क्वेश्चन? सेकंड लास्ट बेंच आपसे कह रहा हूँ, हाँ कर लिए कॉल, दोनों कर लिए? भूल गए? भूले नहीं होंगे, आपने कॉपी ही नहीं खोली होगी, आपने कॉपी ही नहीं खोली होगी। टाइम कौन सा हो गया था? काय का टाइम हो गया था? फ्राइडे को पढ़ाया था मैंने, सैटरडे संडे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, आज जो भी पढ़ा रहा हूँ और मैं आइनिक इक्विलिब्रियम में जब जब भी जो जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा, आपको उसी दिन रिवाइज करना पड़ेगा। मैं सही में बोल रहा हूँ आपको, आसान टॉपिक नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हो तो आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई यहाँ पर आके मेहनत कर रहा है, आपको सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको सर्व कर रहा है, तो अगर आप उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं करोगे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो आपके पार्ट पे ही गलती होगी। ठीक है? फिर आप ये नहीं बोल सकते सर ऑफलाइन में पढ़ाया गया था चैप्टर इसलिए समझ में नहीं आया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको के एच ए का के बी बी ओ एच का बोल रखा है बराबर है। ठीक है? अब ये डेटा दे रखा है एसिड का, ये डेटा दे रखा है आपको बेस का। ठीक है? अच्छा, यहां पर अपन को इस BOH जो कि एक बेस है, इसका पीएच निकालना है। अब इसका पीएच तो डायरेक्टली आएगा नहीं, इसका सबसे पहले क्या आएगा? पीओएच आएगा। ठीक है? अब इसका पीओएच लाने के लिए आपको सबसे पहले केबी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और केबी किसके बराबर है? के के बराबर। अब के की वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? यहाँ पर पीएच आपको दे रखा है 5, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पीएच का फॉर्मूला लगा दो। पीएच का फॉर्मूला बता सकते हो? पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। ठीक है? पीएच कितना? 5 इज इक्वल टू हाफ पी के ए निकालना है, माइनस हाफ लॉग सी। लॉग सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, पी हो जाएगा लॉग 10 टू दी पावर -2। -2 आगे आ जाएगा, पी हो जाएगा +2 इंटू 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1। लॉग 10 कितना हो गया? 1। तो ये मैं बोल सकता हूं पी के कितना आ जाएगा? ये पूरा पता है ये कितना हो रहा है? +1 हो रहा है। ये कितना हो गया? 10। 10 -1 ऐसे होगा क्या? नहीं, 10 -1 करते हैं ना, ये 1 ही तो हो रहा है। किसको डबल होना है? सुनना ध्यान से, ये 1 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ले आओगे। सुनना ध्यान से, पी के कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं क्या वैसे? दिखाई नहीं दे रहा शायद तक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सर आप डायरेक्ट मत लिखा करो, दिक्कत होती है हमको। 5 इज इक्वल टू 1/2 पी के माइनस -2 आगे आ जाएगा, तो -2 इंटू 1/2 लॉग 10 तो डायरेक्ट लिख दूं ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 5 -1 इज इक्वल टू 1/2 पी के। तो पी के आ जाएगा 8। अब तो दिक्कत नहीं है ना, अभी भी डायरेक्ट लिख दिया गया। अच्छा, पी के आ गया तो के कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -8। और अपन जानते हैं रिलेशन दे रखा है के ए किसका? एच ए का। किसके बराबर है? के बी किसके? BOH के। और ये किसके बराबर है? 10 टू द पावर -8 के बराबर है। ठीक है? अब केबी की वैल्यू होगी 10 टू द पावर -8। तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन BOH का आपको दे रखा है, पीएच अपन को निकालना है। डायरेक्ट तो पीएच नहीं आएगा, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था? केबी इंटू सी, यही होगा।
केबी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁻4। क्या मैं इसको डायरेक्टली 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻6, पीओएच आ जाएगा 6 और पीएच आ जाएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो, बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर पर मान के चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। मेंशन था क्या? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किसने निकाला आंसर? 10⁻, मुझे बता दो क्या है? -9, -5, -6। और कोई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। NH4OH, NH4OH एक बेस होता है और आपको एसिड की वैल्यू गिवन है। बात समझ में आ रही है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं ये। pKa NH4 प्लस इंटू, सॉरी, प्लस pKb किसका? इसके कॉन्जुगेट बेस का। ये हो जाएगा NH4OH इज इक्वल्स टू 14 होगा। pK है, K नहीं है जो 10⁻⁻14 आएगा। तो यहां से pKb आ जाएगा किसका? NH4OH का। कितना आ रहा है? 4.7 आएगा ना? 4.6 थोड़ा आएगा, 4.7। अच्छा, 4.7। तो यहां से मैं, ये समझ में आया क्यों निकाला, ये पीकेबी क्यों निकाला? देखो यहाँ पर बेस है ये NH4OH, है ना? तो NH4OH से क्या मिलेगा अपन को? OH माइनस। अब अगर OH माइनस की बात करें तो OH माइनस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट KB इंटू सी, है ना? तो KB जो होगा वो बेस का होगा, और यहाँ जो डेटा दे रखा है वो एसिड का दे रखा था। और अगर इन दोनों को देखो, इस एसिड को देखो, इस बेस को देखो, ये कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट वाला रिलेशन लगाया मैंने यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है? तो पीकेबी वैल्यू आ गई। अब अपन को निकालना क्या है? OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, और OH माइनस का कंसंट्रेशन पता है अंडर रूट क्या होता है? KB इंटू सी। तो KB निकाल लेते हैं यहाँ से। KB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻⁻4.7 लिख सकता हूँ ना ऐसे? अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा अंडर रूट KB इंटू सी। अच्छा, ये KB किसका होगा? NH4OH का। भाई OH माइनस कहां से आ रहे हैं? NH4OH से आ रहे हैं, तो KB किसका रखूंगा? NH4OH का। CV किसका रखूंगा? NH4OH का। जब वैल्यू रखूंगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10⁻⁻4.7 इंटू 10⁻⁻2। क्या इसको बोल सकता हूँ 10⁻⁻6.7? तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 10⁻⁻3.35 अंडर रूट 10⁻⁻6.7? तो मैं बोल सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा 10⁻⁻3.35। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ गया? 10⁻⁻3.35 का आंसर है। पर ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में नजर नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं नजर आएगा। आपको नजर कैसा आएगा? याद करो, जब मैंने बताया था पावर में नेगेटिव आए तो क्या करेंगे? डेसिमल से पहले वाली टर्म को -1 करेंगे और डेसिमल के बाद वाली टर्म को 1 से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻0.65। और 10⁻0.6 होता है 4, 10⁻0.7 होता है 5। तो 4 और 5 के जस्ट बीच वाली वैल्यू ले लो, 4.5। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻4, ये बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी कुछ 9 वाइन आ रहा होगा ना, उन्होंने ये चेंज ही नहीं करा होगा, डायरेक्ट ही डाला होगा यहाँ पर KA, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना होता है इन चीजों को। लास्ट क्लास में मैंने कहां तक पढ़ाया था आपको? ट्रिक के बाद क्या कोई क्वेश्चन कराया था मैंने? एक क्वेश्चन करा दिया था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखना। ऊपर वाली लाइट बंद कर दीजिए। अच्छा, ऊपर वाली लाइट बंद करूं? लिख लिया सब?
दिख रहा है ना सबको? दिखने में तो दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। सेकंड पार्ट लिखिए इसका, जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था उसी का सेकंड पार्ट लिख रहे हैं अपन। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? अपन ने लिखा था एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 0.1 मोलर HCl, सेकंड पार्ट हो जाएगा 0.1 मोलर H2SO4। आंसर निकालो फटाफट। 0.1 मोलर H2SO4, फटाफट आंसर। ये मिटा दूं? आंसर क्या सेम होगा? पक्का? अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K/C, यही होगा। मुझे बता सकते हो K कितना दे रखा है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब यहां पर अपन को C रखना है, और C क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। किसमें रखते हैं अपन? मोलैरिटी में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बोला जा रहा है। अब H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलेगा? 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस। इसका कितना कंसंट्रेशन बोला है? 0.1। तो ये क्या होंगे? इनिशियली तो 0 होंगे, पर कुछ टाइम बाद ये पूरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो ये बनेगा कितना? 2 इंटू 0.1। और ये कितना बनेगा? 0.1। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 0.2। तो यहाँ पर 0.2 रख दो आप। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5। ये अल्फा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। अल्फा सेकंड पार्ट में है 9 इंटू 10⁻⁻5। अल्फा क्या मुझे फर्स्ट पार्ट का बता सकते हो? फर्स्ट पार्ट का अल्फा कितना था? 1.8 इंटू 10⁻⁻4। मुझे एक बात बताओ, अल्फा 1 बड़ा है या अल्फा 2? अल्फा 1 बड़ा है और अल्फा 2 क्या है? छोटा है। क्या रीजन बता सकते हो क्यों छोटा हुआ ये? क्योंकि जो कॉमन आयन आ रहा है फर्स्ट पार्ट में वो कम आ रहा है। वो कितना आ रहा है? सिर्फ 0.1 आ रहा है। कॉमन आयन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, मैं कह सकता हूं सिर्फ 0.1 आ रहा है। पर जो कॉमन आयन आ रहा है सेकंड पार्ट में, वो ट्वाइस टाइम्स आ रहा है, क्योंकि H2SO4 से H प्लस जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, और HCl से जो H प्लस मिलेंगे वो 1 ही मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आप खुद देखिए, अगर कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, तो जो अल्फा होगा वो कम होगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ज्यादा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब यहां पर बात हो रही थी कॉमन आयन की, और मैंने आपको याद करो एक एग्जांपल भी लिया था कि सपोज करो ऑफलाइन क्लास में कोई स्टूडेंट आता है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आपके जैसा हो या आपसे समझदार हो, है ना? ऐसे नहीं बताया था क्या मैंने? तो फिर कैसे बताया था? या तो वो समझदार हो या आप जैसा हो, ऐसे बोला था। या तो वो समझदार हो या आप जैसा हो। अगर वो आप जैसा हुआ तो कॉमन टेंडेंसी होगी, कॉमन नेचर होगा। पर अगर वो आप जैसा नहीं हुआ तो ऑपोजिट टेंडेंसीज होंगी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? कॉमन आयन पढ़ा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपन बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करा रहे थे, वहां पर क्या नजर आ रहा था? कॉमन आयन नजर आता। पर ऐसा भी तो हो सकता है ऑड नेचर वाले स्पीशीज भी मौजूद हो, ऑपोजिट टेंडेंसी वाले स्पीशीज भी मौजूद हो। जहां पर ऑड या ऑपोजिट टेंडेंसी वाली स्पीशीज होंगी, उसे क्या बोलेंगे अपन? ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन? ऑड आयन इफेक्ट। तो ऑड आयन इफेक्ट होता क्या है उसको देखेंगे अपन। अब ये मिटा दो सारा, बस एक काम कर लेना। जहां पर अपन ने ट्रिक लिखी थी अल्फा की ट्रिक लिखाई होगी लास्ट क्लास में, वहां पर क्या लिखा था? अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन कॉमन आयन का होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये जो आप आंसर निकाल रहे हो ना, ये 0.2 रख दिया यहाँ पर, पिछले पार्ट में 0.1 रख दिया। ये कॉमन आयन का कंसंट्रेशन तो रख रहे हैं, पर ये किसके कॉमन आयन का कंसंट्रेशन है? वीक का या स्ट्रॉन्ग का? स्ट्रॉन्ग का। तो वहां पर लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो कंसंट्रेशन अपन रखेंगे किस पे रख रहे हैं? पोलैरिटी में।
concentration of common ion from strong electrolyte. हेडिंग लिखेंगे ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन, ऑड आयन इफेक्ट। एक बात पूछूं मैं आपसे, मुझे बता सकते हो टॉपिक क्या चल रहा था? ये तो चैप्टर का नाम हुआ ना यार, केस 1 चल रहा था। केस 1 में भी अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पढ़ रहे थे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में पांचवा फैक्टर है मिक्सिंग ऑफ आयंस, और पांचवे फैक्टर में एक फैक्टर अपन पढ़ चुके हैं कॉमन आयन इफेक्ट, दूसरा फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं ऑड आयन इफेक्ट, मतलब ये पांचवे का दूसरा है। बात समझ आ रही है? मतलब फिफ्थ फैक्टर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का ये क्या है, सेकंड है पार्ट, ऑड आयन इफेक्ट। अब ऑड आयन इफेक्ट में एक लाइन लिख दो, ऑड आयन इफेक्ट में एक लाइन लिखो आप, इसमें लिखना when a strong electrolyte having an odd ion, when a strong electrolyte having an odd ion, when a strong electrolyte when a strong electrolyte having an odd ion is mixed with is mixed with is mixed with an aqueous solution of weak electrolyte, is mixed with an aqueous solution of weak electrolyte, then degree of ionization of weak electrolyte, then degree of ionization of weak electrolyte gets increased. अच्छा अब इधर देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो फटाफट जवाब देना, मुझे एक बात बताओ, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस, क्या इक्विलिब्रियम आएगा? डेफिनेटली आएगा। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो किसके बीच में आएगा? NH4OH और NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और सारी चीजें कहां पर चल रही है? वाटर में, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एक्वस लगा दिया। हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ ये एरो क्यों लगा रहा हूँ और यहाँ पर एक्वस 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 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब सॉलिडिटी पढ़ाऊंगा कभी कभार यहाँ पर सॉलिड भी लिखूंगा, तो इसलिए मैं आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सोल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब ये प्रिपेयर कैसे होगा? पानी लिया अपन ने, इसमें क्या डाल दिया? NH4OH डाल दिया और उसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कभी ना कभी मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है? ये अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में मौजूद है। अब मैंने क्या करा, इस सोल्यूशन में किसकी एंट्री करा दी? HCl की एंट्री करा दी, ठीक है? अब पहले ये अकेली स्टेबिलिटी अटेन करके बैठी थी, पहले अकेली थी, इक्विलिब्रियम लाके बैठी थी, है ना? इक्विलिब्रियम पर बैठी थी। अब ये HCl इसमें आ गया। अच्छा क्यों आ गया? पहले इसने परमिशन ली, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? हाँ, तो बोला आ गया, आ जाओ। इसने क्यों इसको राजी करा कि हाँ आ जाओ? हाँ, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, तो इसने सोचा कि हो सकता है इसके आने से मेरी जिंदगी में कुछ फायदा हो जाए क्योंकि स्ट्रांग है ना? हो सकता है इसके आने से मेरी जिंदगी में कुछ फायदा हो जाए क्योंकि ये क्या है? स्ट्रांग है, तो इसने आने दिया। पर यकीन मानो जब से आया है इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल के रख दी इसने। HCl जैसे ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा HCl खत्म हो जाएगा 2 आयन देकर, HCl 2 आयन देके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कौन सा आयन देगा? H प्लस और Cl माइनस। अब ये Cl माइनस जो है इस सोल्यूशन में अपने जैसों को ढूंढेगा, कोई नहीं मिला। H प्लस भी अपने जैसे को ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि पिछली बार मिल गया था, इस बार ढूंढ रहा है तो नहीं है।
है करता है तब भी नहीं है। क्या मुझे बता सकते हो इस सोल्यूशन में कितना एन है? क्या मुझे बता सकते हो इस सोल्यूशन में कितने सब्सटेंस है? 5। आयन तो 4 ही है, पर ये भी तो है। कुल मिलाकर कितने स्पीशीज है? 5 स्पीशीज है। इसने ढूंढा अपने जैसे को, कोई नहीं मिला। इसने ढूंढा अपने जैसे को, कोई नहीं मिला, पर इसको अपना दुश्मन मिल गया। देखो ना, ओ एच, एच प्लस जैसे ही ओ एच माइनस को देखेगा और ओ एच माइनस जैसे ही एच प्लस को देखेगा, इन दोनों की एक दूसरे को खाने की टेंडेंसी रहती है। एच प्लस ओ एच माइनस को खाने की कोशिश करेगा और ओ एच माइनस एच प्लस को खाने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? खाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वाटर बना लेते हैं। एक दूसरे को क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एक बात मुझे बताओ, एच प्लस ओ एच माइनस को देखेगा, ओ एच माइनस एच प्लस को देखेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन घट जाएगा। अगर ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन घट गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो दौड़ा दौड़ा कौन चला आएगा? नीचे आएगा। कहां से आएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम से। कहां पे आएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। किसको भगा के लेकर आएगा? अपनी प्रिंसिपल को। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल लगेगा। अब अगर ली चैटिलियर प्रिंसिपल लगेगा तो उसकी प्रिंसिपल क्या कहेगी? रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कहां जाएगी? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे बात बता दो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर जो NH4OH है ये ज्यादा टूटेगा या कम? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये टूटेगा ज्यादा। अगर ये टूटेगा ज्यादा तो आप मुझे बताओ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा या कम? ये बात समझ में आ रही है? मतलब ऑड आयन इफेक्ट के कारण डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो जाता है। एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो, यहाँ पर ऑड आयन इफेक्ट किस पे लग रहा है? वीक पर या स्ट्रॉन्ग पर? लगा कौन रहा है? स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? फटाफट कॉपी करो। अच्छा इधर देखो, बाद में लिख लेना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अब मैंने क्या करा, इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा दिया? NaOH। NaOH का क्या इंट्रोड्यूस करा दिया? aqueous सॉल्यूशन। ठीक है। अब जैसे ही NaOH इसमें आएगा, मैं कह सकता हूं NaOH तो टूटकर खत्म हो जाएगा, है ना? तो मुझे में क्या मिलेगा? Na प्लस और OH माइनस। तो आप मुझे बताओ, Na प्लस क्या करेगा और OH माइनस क्या करेगा? अपने जैसे को ढूंढने की कोशिश करेगा, पर इनको कोई नहीं मिलेगा। पर OH माइनस को अपना दुश्मन जरूर मिल जाएगा। दुश्मन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑपोजिट नेचर का है। बात समझ में आ रही है? दुश्मन कौन होते हैं? जिनकी सोच अलग अलग हो, ऑपोजिट नेचर हो, तभी तो इसको बोल रहे हैं ऑड आयन। ऑड आयन तभी तो बोल रहे हैं। अगर सेम नेचर का होता तो कॉमन आयन हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या मिल गया? इसको दुश्मन मिल गया। तो OH माइनस क्या करेगा? H प्लस को खाएगा। H प्लस क्या करेगा? OH माइनस को खाएगा। तो इस खाने खाने के चक्कर में H प्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जैसे ही H प्लस कम होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो दौड़ा दौड़ा कौन चला आएगा? किसके साथ आएगा? बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो मुझे बताओ CH3COOH ज्यादा टूटेगा या कम? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इसको टूटना पड़ेगा ज्यादा। अगर ये टूटेगा ज्यादा तो इसका अल्फा भी होगा। ये अल्फा किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का है। ये अल्फा किसका है? NH4OH का है। ये भी पता होना चाहिए। पता चला थोड़े दिन बाद भूल गए अल्फा है किसका। पता चला अल्फा HCl का सोचने लग गए। CH3COOH की अल्फा की बात हो रही है।
यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे, द पीएच ऑफ 10 to the power minus 3 molar, the pH of 10 to the power minus 3 molar acetic acid is, ऑप्शन आपको बोर्ड पर गिवन है। क्या होगा? बी होगा? सी नहीं होगा? अच्छा, ए नहीं हो सकता क्या? आंसर बी होगा। इसमें तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही पता पड़ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं कह सकता हूं एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 10 टू दी पावर माइनस 3। अब क्या ये पूरा टूटेगा? नहीं, इसका अल्फा 1 तो होगा नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड शुड बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 3 और लेस देन 10 टू द पावर माइनस 3। लेस देन 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब कह सकता हूं पीएच शुड बी ग्रेटर देन 3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। और ऐसे भी समझ सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा। ये होता क्या है बेसिकली? अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ में करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है? सी अल्फा। सी कितना है? 10 टू द पावर माइनस 3। पर अल्फा कभी भी 1 नहीं होगा, अल्फा तो 1 से कम होगा। अब अगर अल्फा 1 से कम होगा तो कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 से कम होगा। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, इसको एक और तरीके से सोच सकते थे, तरीके बहुत सारे, एक और बता देता हूं मैं आपको। एसिटिक एसिड थोड़ी देर के लिए मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आता है? 10 टू द पावर माइनस 3 और पीएच कितना आ जाता? 3। पर क्या ये स्ट्रॉन्ग है? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आंसर कितना आता? 3। पर ये क्या है? वीक एसिड। अब अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा या कम? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है मतलब पीएच क्या होगा? इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहां पर जाके आपका केस 1 खत्म होता है। केस 1 क्या था? पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, अब केस 2 लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था केस 1 के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। इस पूरे केस में अपन ने नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी कर लेंगे जितना भी अपन ने पढ़ा है, एक बार बहुत अच्छे से पढ़कर आना सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़कर आना, है ना? इस पूरे केस में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो ओस्टवाल्ड लॉ पढ़ा था अपन ने और सिर्फ 3 फॉर्मूले देखे और तीनों याद करा चुका हूं मैं आपको। और एक मैंने आपको कॉमन आयन की ट्रिक बता दी थी, अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, केस 2, केस 2 लिखेंगे। केस 2 याद है क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें लिखना केस 2 में पीएच कैलकुलेशन, हाँ आधा पेज छोड़ दें जैसा भी आपको सूटेबल लगे, पीछे करना क्या जगह नहीं है पीछे, ठीक है छोड़ देना एक। इसमें लिखना पीएच कैलकुलेशन
for pH calculation for strong acid / strong base. अब मुझे बस दो बातें बता दो. अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूं और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं, तो इनका अल्फा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर. अगर अल्फा 1 के बराबर है तो आप मुझे बताएं यहां पर जो रिएक्शन लिखूंगा वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल. मतलब मैं कह सकता हूं इन रिएक्शन को मैं सिंगल एरो से डिनोट करूंगा. ये बात समझ में आती है? इसमें लिखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस are completely or nearly 100% ionized in their solution. Are completely or nearly 100% ionized in their solution. Hence the ionization of a strong acid or strong base. Hence the ionization of a strong acid or strong base is represented by a single arrow. Is represented by a single arrow. केस 2 अपन पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब केस 2 को अपन एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन लिखिएगा. एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में. क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl, ऐसे HCl aqueous लिख देना और सोल्यूशन HCl सोल्यूशन. ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट हो जाएगा 10⁻⁻2 मोलर HCl aqueous. थर्ड पार्ट हो जाएगा 10⁻³ मोलर HCl aqueous. फोर्थ पार्ट हो जाएगा 10⁻⁸ मोलर HCl aqueous. अब इसको करेंगे कैसे एक बार देख लो. यहां पर सुनना ध्यान से. अगर HCl की बात हो रही है, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग है मतलब अल्फा 1 होगा. और यहाँ पर ये जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं ये किस नेचर की होगी? इरिवर्सिबल नेचर की होगी. अल्फा क्या है? 1. नेचर क्या है? इरिवर्सिबल. H+ aqueous प्लस Cl- aqueous. नेचर क्या होगा? इरिवर्सिबल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है. पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा. अब टाइम t = 0 पर बात करें तो ये कितना होगा? 10⁻⁻1 बोल सकता हूँ ना 0.1 को. ये 0. टाइम t = t पर ये हो जाएगा 10⁻⁻1 माइनस 10⁻⁻1. मतलब ये तो क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि अल्फा 1 है. ये बनेगा कितना? 10⁻⁻1 10⁻1. यहां तक इसको डाउट नहीं होना चाहिए. अब आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकाल सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? पीएच. और पीएच कहां से आएगा? H+ से. क्या H+ अपन निकाल चुके हैं 10⁻⁻1, तो H+ आ गया 10⁻⁻1 मोलर. तो क्या मैं डायरेक्ट पीएच निकाल सकता हूं? ऐसा बोलूं क्या? दोनों तरफ माइनस लॉग लूंगा फिर पीएच निकालूंगा. डायरेक्ट लिख दूं पीएच. पीएच कितना हो जाएगा? 1. तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो पीएच है ये ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7? लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 तो नहीं है. तो आप मुझे बताओ नेचर क्या होगा सोल्यूशन का? हाईली एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक? होगा हाईली एसिडिक. पर प्यार से इसको लिखेंगे एसिडिक. ये बात समझ में आती है ना? अच्छा, सेकंड पार्ट. सर मैंने खुद ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है, मैं सेकंड पार्ट डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा. अच्छा, मैंने सर दिमाग में ही तोड़ दिया. क्या मुझे बता सकते हो H+ कितना होगा? 10⁻⁻2 मोलर होगा सर. सर 10⁻⁻2 मोलर आ गया है. पीएच में डायरेक्टली बता दूंगा 2. और सर मैं ये बोल सकता हूँ डायरेक्टली पीएच इज लेस देन 7, तो नेचर होगा सर एसिडिक. सर 2 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है मुझे. मैं तीसरा डायरेक्ट कर लूंगा हवा में. H+ डायरेक्टली बता दूंगा आपको 10⁻⁻3. पीएच आ जाएगा 3. और मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ये एसिडिक है. मुझे ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे दोनों ने देखा था पीएच लेस देन 7 है या नहीं है. क्या? अच्छा रुको सर 3 मैंने कर दिए, 1 आप करके दिखाओ. ओके,
H प्लस कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -8 मोलर। pH कितना आ जाएगा 8। pH इज ग्रेटर देन 8। बेसिक बनेगा। सर आप झूठ बोल रहे हो। सर 3 हमने करे, 1 आपने करा, और जो 1 आपने करा वो भी गलत कर दिया आपने तो। सर झूठ बोला है आपने। देखो सर डाला था HCl एसिड, आप बना रहे हो बेस। अगर आप झूठ बोलोगे ना काली माता आएगी, आग लगा के जाएगी, गला काट के ले जाएगी। गलत कर रहे हो आप यहाँ पर। यार बनाया तो मैंने एसिड का सोल्यूशन चाहा था, हाथों से एसिड भी डाला था, ये बेस कैसे बन गया है? ये तो वही बात हो गई, भगवान ने बना के भेजा था लड़का और हरकतें कर रहा है लड़कियों जैसी। बनाया तो मैंने एसिड, निकल कर आ रहा है बेस, है ना कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी। मतलब मैं कह सकता हूं ये चीज तो समझ में आती है ना गड़बड़ है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। खुद लॉजिकली सोचो ना, पानी में अगर एसिड मिलाओगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिड ही तो होगा, बेसिक थोड़ा ना बन जाएगा, बेस की तरह थोड़ी ना ट्रीट करेगा। तो ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। पर मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करे तो इसी मेथड से तो करे थे। मतलब जो मेथड अपन यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है ना। पूरा तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा सही होता तो सब जगह एप्लीकेबल होता। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी पता है कहीं की आ रही है? ये जो HCl का सोल्यूशन अपन ने बनाया ना, ये वाटर में बनाया है, और वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है, वो H प्लस भी देगा, वो H माइनस भी देगा। ये बात समझ में आती है? तो सर एक बात बताओ, क्या यहाँ पर H प्लस नहीं दे रहा था? दे रहा था। यहाँ पर भी H प्लस दे रहा था। और अगर वाटर से H प्लस में गिनूं, ये लिखना मत आप जो मैं बता रहा हूं अभी। एक काम करो, पहले पूरा लिखो, पहले फटाफट पूरा लिखो। लिख लिया होगा ना आपने? मिटा दो इसको, फटाफट लिखो आप। लिख लिया? लिख लिया? अच्छा अब इधर देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी, तभी ये पार्ट नहीं हो पाया, बाकी तीनों पार्ट हो गए। मतलब जो मेथड अपन अडॉप्ट करके बैठे हैं वो आधा सही है, आधा गलत है। ठीक है। अब आधा सही आधा गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर अपन ने गलती क्या करी, क्या कंसिडर नहीं करा, H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, ये अपन ने कंसिडर नहीं करा। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इन तीनों में भी तो कंसिडर नहीं करा था, यहां पर आंसर कैसे आ गया? और वहां पर जब कंसिडर नहीं करा तो वहां पर आंसर क्यों नहीं आ रहा? जब यहां पर नहीं करा था तो आंसर आ गया।
वहां पर नहीं करा तो आंसर क्यों नहीं आ रहा, इसको समझना। अगर मैं बात करूं यहां पर H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, तो कितना आता है, मैक्सिमम H प्लस एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 10 टू द पावर -7। तो अगर मैं यहां पर H प्लस फ्रॉम वाटर लिख देता हूं 10 टू द पावर -7, अगर मैं लिख देता हूं तो इसके सामने तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है। ये बात समझ में आ रही है, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। अगर मैं यहां पर लिख दूं 10 टू द पावर -7, तो इसके सामने तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। और अगर मैं यहां पर लिख दूं 10 टू द पावर -7, तो ये भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो नेग्लेक्ट कर दिया। पर अगर मैं यहां पर लिखूं 10 टू द पावर -7, तो मजेदार बात यह है, जो HCl से H प्लस आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, और वाटर से जो आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते आप। बात समझ में आ रही है। अब इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये भी नहीं है, वो क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बताना भी जरूरी है। AR आ रहे हैं भाई। सर यार आप एक बात बताओ, AR के नाम पे पूरी थ्योरी पढ़ा देते हो आप, बोर हो जाते हैं हम। बोर होते हो क्या, बहुत बढ़िया, यही सुनना था मेरे को। फोर्थ पार्ट, 10 टू द पावर -8 मोलर HCl एक्वस। अब सुनते जाना, 5 से 7 मिनट बस सुनते जाना, बस पूरा कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाटर की, तो आप सब जानते हो वाटर को वाटर में डालोगे तो वाटर वाटर हो जाएगा, अरे पानी को पानी में डालोगे, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, तो वाटर आराम से मौजूद था कंटेनर में, मस्त इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सब आ चुका था, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा है तो T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 टू द पावर -7, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7। ये बात समझ में आती है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब वाटर का इक्विलिब्रियम आ चुका था, इसमें मैंने क्या फेंक दिया, HCl फेंक दिया। अब जब मैं इसमें HCl फेंकूंगा तो HCl तो क्या है, स्ट्रॉन्ग, पूरा टूट जाएगा, क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब आप मुझे एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कितना था, 10 टू द पावर -8, ये 0, ये 0, पर जैसे ही पानी में फेंका ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 माइनस 10 टू द पावर -8, मतलब ये दोनों तो खत्म हो गए, मतलब 10 टू द पावर -8 माइनस 10 टू द पावर -8 0 हो गया, मतलब HCl खत्म हो गया। H प्लस कितना मिलेगा, 10 टू द पावर -8, और Cl कितना मिलेगा, 10 टू द पावर -8। जैसे ये सोल्यूशन में आए आयंस, आपको पता है क्या करेंगे, ये अपने जैसे को ढूंढेगा और ये भी अपने जैसे को ढूंढेगा, पर इसको कोई नहीं मिलेगा, पर इसको मिल चुका होगा, H प्लस को मिलेगा ये, H प्लस इसको देखेगा, ये H प्लस उसको देखेगा, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे और बातें करने लगेंगे, अरे तुम तो मेरे जैसे हो, अरे तुम भी तो मेरे जैसे हो, तो क्यों ना तुम मेरा डेटा अपने में जोड़ दो, ठीक है जोड़ देता हूं, नहीं लिख सकता। और जैसे ही ये यहाँ पर जुड़ेगा तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, और एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो कौन दौड़ा चलाएगा, और ली चैटल आएगा तो किसको लेकर आएगा, प्रिंसिपल को लेकर आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, एस्प्रेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, आपको कैसे पता इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, कैसे पता लगाता था मैं, कैसे पता लगाता था इक्विलिब्रियम है नहीं है, डिस्टर्ब हो गया है, क्यू, क्यू के, याद है, वहां पर अपन केसी क्यूसी की बात करते थे, यहाँ पर अपन के डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू की बात करेंगे। तो सर मुझे तो डाउट है कि इक्विलिब्रियम सच में डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस में के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, 10 टू द पावर -14, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर क्यू डब्ल्यू निकाल सकता हूँ क्या, क्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब मुझे ये चेक करना है कि इस कंसंट्रेशन पे क्या इक्विलिब्रियम सच में डिस्टर्ब हुआ है, निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -8,
इनटू 10⁻⁻7। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्यू बड़ा आएगा इससे के से, मतलब मैं कह सकता हूं डिस्टर्ब हो चुका है। यहां पर एक्सटर्नल स्ट्रेस मिला है किस फॉर्म में? कंसंट्रेशन के फॉर्म में। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ये जो रानी है स्ट्रेस में मौजूद है। अब आप मुझे बताओ रानी ज्यादा है या कम? स्ट्रेस में है ये। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करूंगा तो ज्यादा देर तक तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक तो नहीं रहेगा, वापस से इक्विलिब्रियम आएगा। तो रानी ज्यादा देर तक स्ट्रेस में रहेगी क्या? नहीं, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। अब आप मुझे बताओ कहां जाना चाहिए इसको? ये बात समझ में आती है? रानी आगे जा चुकी है, राजा पीछे ही रह गया है, बेचारी को पीछे आना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? और जब ये पीछे जाएगी मतलब मैं कह सकता हूँ रिएक्शन पीछे जाएगी। अरे वाह, यहाँ पर लिखा हुआ भी है रिएक्शन पीछे जा रही है ना? चीटिंग नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ से दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। रिएक्शन कहां जाएगी? पीछे जाएगी। मान लो पीछे गई वाई। अच्छा, ये पीछे कब तक जाएगी? जब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ये बात समझ में आ रही है? ये पीछे कब तक जाएगी? ये वैल्यू कब तक बढ़ती रहेगी माइनस में? ये वैल्यू कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, इक्विलिब्रियम रीगेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी? पीछे जाएगी। और अगर पीछे जाएगी तो मैंने कह दिया ये माइनस वाई पीछे गया और ये भी कितना गया? माइनस वाई कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा ये वैल्यू बढ़ना रुक जाएगी, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? रीगेन हो जाएगा एट न्यू इक्विलिब्रियम, एट न्यू इक्विलिब्रियम। मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब ये बोल सकते हैं KW किसके बराबर होगा? QW के। और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10⁻⁻14 के। तो मैं बोल सकता हूं 10⁻⁻14 किसके बराबर हो जाएगा? इनके प्रोडक्ट के, क्योंकि KW होता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट इक्विलिब्रियम, यही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, क्या मैं इसको Z लिख सकता हूं? इसको किसको? 10⁻⁻7 माइनस वाई को Z बोल सकता हूं, है ना? Z तो बोल ही सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? Z प्लस 10⁻⁻8। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना नाम दे दो भले आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको भी फिर क्या बोलूं? Z बोल दूं? बोल सकता हूं ना ऐसे? तो मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख दिया Z प्लस 10⁻⁻8 इंटू Z। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल सॉल्व कर सकता है सर। लीनियर सॉल्व नहीं होती, क्वाड्रेटिक की बात करते हो आप। ये क्वाड्रेटिक नहीं महा क्वाड्रेटिक है। सर महा क्वाड्रेटिक क्या होती है? हल्की फुल्की क्वाड्रेटिक नहीं है ये, गरीब नहीं है ये, बहुत अमीर है ये। देखो कैसे है। नहीं दिखाई दी? देखो ना, अच्छे से देखो, दिख गई? सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको सॉल्व कौन करेगा? श्रीधाराचार्य फॉर्मूले की मदद से ये सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही? अरे सुना होगा कुछ, नहीं सुना छोड़ दो, है ना? फॉर्मूला अगर नहीं पता तो सुन लो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नीट वाले नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कर पाओगे? छोड़ दो, ये मैं सॉल्व करके आ चुका हूं। आफ्टर सॉल्विंग the value of what? Z from Shri Acharya formula. After solving the value of Z from Shri Dharacharya formula, we will obtain the value of Z. Z की वैल्यू आ जाएगी, सुनते जाना, अभी बस सुनते जाओ। ये Z आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा ना Z, ये Z भी आ जाएगा। पर निकालना क्या था अपन को? पीएच निकालना है। पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? H प्लस। ये Z आ जाएगा तो क्या मेरे को H प्लस मिल जाएगा? मतलब मैं कह सकता हूं मेरे पास श्री धाराचार्य फॉर्मूला की मदद से Z की वैल्यू आ गई, और Z की वैल्यू आ गई तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नेट लिख सकता हूं। नेट मतलब यही लिखा है मैंने, है ना? ऐसे ही लिख देता, फिर कहेंगे नेट कहां से आ गया सर ये। तो ये क्या हो जाएगा? Z प्लस 10⁻⁻8
और पीएच निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस लॉग लेना पड़ेगा। जब मैं दोनों तरफ माइनस लॉग लूंगा तो ये लिख दूंगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Z प्लस 10 टू द पावर -8। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्या मैं इसको पीएच लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ ये। क्या मेरे पास Z की वैल्यू आ चुकी है? Z की वैल्यू आ गई ना, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला की मदद से Z की वैल्यू आ गई। जब इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 6.9788। ये पीएच की वैल्यू आती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है यहां तक? ये मैंने सॉल्व करके आया हूँ ना, यकीन मानो। पीएच कितना आया? 6.9788 आ गया। ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ सर, इतना लंबा तो नहीं करेंगे, है ना? तो फिर कैसे करेंगे? ये एक्चुअल मेथड है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं अपन, सुनना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, H प्लस कॉमन आयन इफेक्ट। सर थोड़ा थोड़ा ये मुझे ऑड आयन इफेक्ट जैसा भी लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा? सर ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग, ऑड आयन, कॉमन आयन। तो सर ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी? और अगर रिएक्शन आगे पीछे जाएगी तो रिएक्शन ऐसा नहीं लग रहा वहीं रुक जाएगी, है ना? सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अभी सिर्फ अपन ने क्या लिया है, बैकवर्ड डायरेक्शन वाला ही पार्ट लिया है, क्योंकि अगर अपन यहां पर ये वाला भी कंसिडर करने लग जाए तो आप खुद सोचो कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, बस एक थोड़ा सा पार्ट लिया था मैंने। और वैसे एक बात मैं बता देता हूँ, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। पर अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, H2O टूट ज्यादा रहा है या कम रहा है? H2O कम टूट रहा है। अब अगर H2O कम टूट रहा है, मैं कह सकता हूं कि इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस रिएक्शन पीछे भी बहुत कम जाएगी। भाई अगर H प्लस टूट कर, थोड़ा सा टूट कर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या वाटर में से H प्लस टूट कर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा ही तो गया है। अब जब ये थोड़ा सा ही आगे गया है तो पीछे तो और थोड़ा सा जाएगा, ऐसा तो नहीं उससे ज्यादा चला जाएगा। कहीं वाटर लिया था 1 लीटर मिल रहा है 2 लीटर, ऐसे तो होगा नहीं। मतलब वाटर से जो H प्लस टूट रहा है वो पहले से ही थोड़ा सा टूट रहा है। अब जब वो पीछे जाएगी रिएक्शन तो और कम जाएगी। ये बात समझ में आती है? और एक और चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर ऑड आयन इफेक्ट लगता है तो रिएक्शन थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी आगे भी जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं इस y को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि वो तो इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि जब टूटा ही कम है तो पीछे तो बहुत कम जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर इस मेथड से अगर अपन y को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि आंसर कितना डेविएट मारता है, तो कुछ अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये मेथड सही है या नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं, मैंने थोड़ी देर के लिए इस y को क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है ना नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टूटा ही बहुत कम है तो पीछे भी बहुत से भी बहुत कम जाएगा, है ना? तो अगर मैं यहां पर बात करूं H प्लस की, तो क्या मैं H प्लस लिख सकता हूं 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अगर मैं ये H प्लस लिख सकता हूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पीएच लिख सकता हूं? ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा सर, पहले इस H प्लस को तो सॉल्व करो आप। मुझे एक बात बताओ, H प्लस को थोड़ा सा सॉल्व करूं मैं तो 10⁻⁻8 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये कितना मिलेगा 10, और ये कितना मिलेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁻8। तो आप मुझे बता सकते हो पीएच डायरेक्ट 8 - log 11, 8 - log 11 करूंगा तो 8 माइनस इसकी वैल्यू क्या आती है 1.04139। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.95, 6.95861। मुझे एक बात बताओ, क्या ज्यादा डेविएट हमारा आंसर? सर देखो 0.02 मार चुका है। सर ऐसा नहीं हो सकता, एग्जामिनर ऑप्शन दे दो 6.97, 6.96, 6.95, 6.9। अगर ऐसे 4 ऑप्शन आ गए तो क्या आंसर होगा? क्या ऐसे ऑप्शन देगा? और आप तो आंसर भी बता रही हो ऐसे ऑप्शन कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ,
ऐसे करें या वैसे करें? समझ रहे हो ना कैसे करना है? ज्यादा डेविएशन मारा क्या? नहीं मारा। और रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों ज्यादा डेविएट नहीं करा है। अब से अपन जितने भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे सारे कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। समझ रहे हो ना कैसे करेंगे? अब अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है, ये भी सुन लो कि जब भी आपके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन आ जाए, सुन लेना बिल्कुल टेक्निक, बिल्कुल अपन को डायरेक्ट ये लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है, कुछ भी नहीं सोचना अपन को। अब ये डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? जब भी पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड हो या जब भी पानी में वीक स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो आप क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डायरेक्ट H प्लस लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे? OH माइनस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब जब ये अपन ने लिखा H प्लस, तो अब मैं यहां पर बोल रहा हूं ये क्या है? H प्लस नेट। ये जो H प्लस है इसके दो दो सोर्स है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वाटर। ये कहां से आया? वाटर से। ये कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं पहले तीन पार्ट की बात करूं, पहले तीन पार्ट की, तो ये जो था बहुत ज्यादा था और ये नेग्लिजिबल अमाउंट में था, इसलिए अपन ने इसको छोड़ दिया था। फोर्थ पार्ट की बात करूं तो ये दोनों कंपेरेबल अमाउंट में है, इसलिए अपन ने इनको क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप इसको सॉल्व करके ऐसे लाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना 10 की पावर में नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, 10 की पावर में नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, हमेशा उसको कॉमन लेना। ये बात समझ में आ रही है? हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे आप। 10⁻⁻7 कॉमन नहीं लेना है। लोग एक आंसर आएगा, मना नहीं कर रहा हूं, पर दिन फालतू कैलकुलेशन हार्ड होगी। तो बस एक चीज ध्यान रखना कि 10 की पावर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, मतलब 10⁻⁻8 को अपन को कॉमन लेना है, ना कि 10⁻⁻7 को। फटाफट कॉपी करो इसको। लिख लिया? अब किसी को डाउट आ रहा है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा क्यों नहीं किया आपने? मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं करा? चलो आप ही बताओ, क्यों नहीं करा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा? मुझे एक बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन ने ऐसा क्यों नहीं करा? क्यों नहीं किया? हम्म? क्यों नहीं किया? अगर यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगता? नहीं लगता। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था।
अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पर तो कॉमन आयन इफेक्ट लगता ही नहीं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की कंडीशन होती है एक स्ट्रॉन्ग एक वीक और कॉमन आयन। थ्योरी पढ़कर आओ आप। ये सारे एआर में बनते हैं क्वेश्चन। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी लिखो। मॉड्यूल देना। क्वेश्चन नहीं is added in a solid, reduce the pH into 2, increase in hydrogen ion concentration is। लिख लिया? ये क्वेश्चन लिखेंगे अपन। कैलकुलेट दी pH of 10 to the power minus 7 molar H2SO4 solution। Calculate the pH of 10 to the power minus 7 molar H2SO4 solution। फटाफट निकालो आंसर, फटाफट। 10 to the power minus 7 molar H2SO4 solution। निकाल लोगे फटाफट? मुझे बताइए यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 1 है क्या? अगर वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं है तो रिएक्शन लिख लेना। क्या मिलेगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो मुझे पता है ये तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और ये कितना बनेगा? 10 टू द पावर माइनस 7। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नेट ये किसके बराबर होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। ये किसका है? एसिड का। और ये किसका है? वाटर का। क्या मैं वाटर का कंसिडर करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि लगभग लगभग इसी के बराबर है। तो अब अपन क्या करेंगे? 10 टू द पावर माइनस 7 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो क्या आप मुझे बता सकते हो पीएच क्या होगा? डायरेक्ट 7 माइनस लॉग 3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0.48। ये कितना आ जाएगा? 6.7 नहीं है आंसर।
ये आपने गलती करी होगी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, घर से करके लाना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट 10 to the power -2, 10 to the power -2 normal BaOH whole twice, 10 to the power -2 normal BaOH whole twice, and 10 to the power -8 molar BaOH whole twice, 10 to the power -8 molar BaOH whole twice। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन वाटर को कंसिडर करेंगे, जब भी अपन वाटर को कंसिडर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने वाटर को कंसिडर करा था, प्रीवियस पार्ट में, यहां पर भी वाटर को कंसिडर करा, क्या मैं कह सकता हूं आंसर जो होगा वो 7 के आसपास ही होगा? भले ही एसिड के लिए कंसिडर करें या बेस के लिए कंसिडर करें, आंसर जो होगा वो 7 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन दूर दूर नजर आ जाते हैं, ऐसे ही अगर मैं यहां पर जो क्वेश्चन नंबर ये जो अभी मैंने दिया है आपको, उसके सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 10 to the power -8 मोलर BaOH होल ट्वाइस। इसका मुझे क्या बताना है, पीएच बताना है। मुझे एक चीज समझ में आती है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब सबसे पहले ये चेक करना है कि केस कौन सा लगेगा, केस 2 लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पर मुझे वाटर का भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब जो पीएच होगा मैं कह सकता हूं 7 के आसपास होगा। और अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सपोज करो ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1, 13, 7, या ऐसे करो, इसको ले लो 14, और ये हो जाएगा नियरली 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये यहां पर ऐसे लिख दे, स्लाइटली ग्रेटर देन 7, ऐसे कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, सॉल्व भी मत करना, डायरेक्टली टिक कर देना। ठीक है, इसमें अब ये दोनों पार्ट आप है ना घर से करके लाइएगा, इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, इफ if concentration of if concentration of H plus if concentration of H plus, सबस्क्रिप्ट में लिखना एसिड, सबस्क्रिप्ट में लिखना एसिड, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मोलर, then we will consider H plus, then we will consider H plus from water, then we will consider H plus from water also, and the pH of solution will come out to be, and the pH of solution will come out to be slightly less than 7, and the pH of solution will come out to be slightly less than 7। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, if concentration of OH minus, if concentration of OH minus, सबस्क्रिप्ट में लिखना बेस, मतलब concentration of OH minus coming from base is less than equal to 10 to the power -6, is less than equal to 10 to the power -6 molar, then we will consider OH minus, then we will consider OH minus coming from
water also. Then we will consider OH minus from water also. And pH of solution will come out to be, and pH of solution will come out to be slightly greater than 7. Slightly greater than 7. डायरेक्ट बता सकते हो इनके पीएच क्या होंगे? मैं बोल सकता हूं इनके पीएच नियरली 7 ही होंगे. इनके भी पीएच नियरली 7 ही होंगे, पर ये जो पीएच होंगे वो स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होंगे, और ये जो पीएच होंगे स्लाइटली लेस देन 7 होंगे. फटाफट कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. The pH of H2SO4 solution is the pH of H2SO4 solution is the pH of H2SO4 solution is 2. Calculate the normality and molarity of H2SO4 aqueous solution. Calculate the normality and molarity of H2SO4 aqueous solution. Molarity of H2SO4 aqueous solution. फटाफट. हाँ, पीएच से H प्लस निकाल लेंगे. H प्लस कितना आ जाएगा? 10 to the power -2 मोलर. मोलर बोलूं या नॉर्मल बोलूं एक ही बात है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर H प्लस की बनती है. अच्छा, H2SO4 है. हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा 10 to the power -2 मोलर. कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा है मैंने फिर भी. अच्छा, इधर देखो, अगर H2SO4 की बात करूं, सुनना ध्यान से, एक्वस 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 -2 एक्वस. अब मुझे पता है H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, तो ये C होगा, ये 0, ये 0, ये C -C, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है. बनेगा कितना? 2C, और ये कितना बनेगा? C. अब मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच से निकाल सकते हैं? कितना आया? 10 to the power -2 मोलर, है ना. अब H प्लस कितना आ गया? 10 to the power -2 मोलर. तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो H प्लस है, रिएक्शन से जो H प्लस है, ये कितना आ रहा है? 2C के बराबर. भाई यहां पर दिख रहा है ना, 2C के बराबर आ रहा है. और इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं अपन? 10 to the power -2 मोलर. तो यहां से C की वैल्यू निकाल सकते हैं. C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 10 to the power -2. ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 to the power -2, और ये आ जाएगा 0.5. 0.5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 to the power -3 मोलर. तो मोलैरिटी तो आ गई 5 इंटू 10 to the power -3 मोलर.
ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी, तो याद है आपको नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, और वैलेंसी फैक्टर किसकी लेंगे, इसका अपन को नॉर्मेलिटी निकालना है। क्योंकि देखो आप, ये जो सी है, ये सी किसका सी है, H2SO4 का सी है। ठीक है, तो अपन को इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी भी इसी की रखेंगे, वैलेंसी फैक्टर भी इसी का रखेंगे, तो कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 नॉर्मल। ये मोलर बोलो या नॉर्मल बोलो, वैलेंसी फैक्टर वही है। इसका निकाला है ना अपन ने, तो इसी का चार्ज देखेंगे। वैलेंसी फैक्टर किसी भी आयन की क्या होती है, चार्ज ऑन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन घर से करके लाना। 4.9 मिलीग्राम, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। 4.9 मिलीग्राम of H2SO4, 4.9 milligram of H2SO4 is present in 1 liter of solution. 4.9 milligram of H2SO4 is present in 1 liter of solution. Calculate pH of this aqueous solution. Calculate pH of this aqueous solution. एक और क्वेश्चन लिखेंगे अपन। Calculate pH of, calculate pH of, calculate pH of 10 to the power minus 5 molar HCl solution, minus 5 molar HCl solution if first part, if first part it is diluted 1000 times, it is diluted 1000 times. Second part, it is concentrated 1000 times. ये क्वेश्चन करके आइएगा। मैंने आपको होमवर्क कहां तक दिया था, 1 से 28 बोल दिया था। ठीक है, कल आप पूरा रिवाइज करके आएंगे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। थैंक यू।